हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज एमिनेंस क्लास में जो पेपर हुआ था उस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। और यह पेपर उत्तराखंड में होने वाली समूह ग या फिर यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और इसको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ अध्यापकों के निर्देशन में इसे तैयार किया गया है। तो आइए मित्रों, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो पहला प्रश्न है यहाँ पे को स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका, इसे हम लोग कहते हैं अनुवाद। क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी। ठीक है, कौन सी कहानी? सिल्वर वेडिंग कहानी। सिल्वर वेडिंग कहानी का जो मुख्य पात्र है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यशोधर बाबू। को क्या हो जाएगा? यशोधर बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ को बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि उनका उपनाम है। निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जी के द्वारा जो है यहाँ पे को किस पत्रिका का संपादन किया गया था? मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मित्रों, पासपोर्ट को हिंदी में जो है क्या कहते हैं? पारपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारपत्र। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? पारपत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ को। यहाँ पे को प्रश्न नंबर 5वां है, घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है, घोड़े का जो पर्यायवाची वो क्या है? हाई। क्या है? हाई इसका सही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपके समक्ष, बघेली जो है किस उपभाषा की बोली है? तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी। ठीक है ना, यहाँ पे को आपको दे रखा है, तो पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे को, प्रश्न नंबर 7 निम्न में से क्रिया के सही भेद हैं। देखिए मित्रों, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक तथा एक अकर्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, सकर्मक तथा अकर्मक। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, 8वां प्रश्न है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण गलत है। इस प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 में, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो है, सॉरी, माफी चाहता हूँ, अशुद्ध वाक्य। ठीक है ना, कौन सा वाक्य? अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह है आपका, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई देते हैं। ये पूर्ण रूपेण क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियाँ। अब देखिए मित्रों, दंतोष्ट ध्वनियाँ होती क्या हैं? ठीक है, दंतोष्ट ध्वनियाँ होती क्या हैं? दंतोष्ट मतलब दांत और होंठों से मिलकर के बोले जाने वाले। तो यहाँ पे ऑप्शन घ, ऑप्शन घ हमारा सही आंसर है, यानी कि व और फ दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे, यहाँ पे है कुश आसन, कुश धन आसन में संधि है। कौन सी संधि है? तो कुश धन आसन में जो है कुश सौ के अंत में ओ आ रहा है और उधर भी आ है, तो औधन आ बराबर आ हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? औधना जहाँ पे को होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि है। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें की तरफ को। ठीक है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अविकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13वां, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है मौसेरा भाई। ठीक है, मौसेरा भाई। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14वां, ईमेल। ठीक है ना, ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो जो ईमेल होता है, ईमेल जो है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद आइए हम अगले पेज में चलते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न नंबर 15वां है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम जो है बाईं ओर से शीर्ष पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? उज्ज्वल। इसका ऑप्शन का सही है। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वां।
पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, परवर्ती, ठीक है ना, परवर्ती हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 18वां है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती है। उपसर्ग जो है किसी भी वाक्य के किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है, जबकि जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे जो सही प्रत्यय जो लगा हुआ है वो क्या है, ईमा, ईमा हमारा सही प्रत्यय है। उसके बाद आगे की तरफ को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार में शासन तथा शिक्षा की जो भाषा है वो कौन सी है, वो जो है आपकी हिंदी, ठीक है ना, क्या है, हिंदी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20वां, उत्तराखंड के कुजा तालुका में संघर्ष की आवाज़ 1857 में किसके नेतृत्व में उठी थी। तो इसका सही आंसर है आपका, वो हो जाएगा आपका, ये है, किसके नेतृत्व में उठी थी, ये उठी थी आपका विजय सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में उठी थी, विजय सिंह के नेतृत्व में ये आवाज़ उठी हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 21वां। प्रश्न नंबर 21 में देखिएगा, 21वें में है, उत्तराखंड के निकटवर्ती तालुका नजीबाबाद में या नजीबाबाद से संघर्ष की आवाज़ 1857 में किसके नेतृत्व में उठी, या फिर हम कहें 1857 की क्रांति का जो वहाँ पे को किसने आगाज़ किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, बम्बू खां इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बम्बू खां। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22वां, काली कुमाऊं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो ये गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय जाता है कालू मेहरा को, ठीक है। 1857 के प्रथम क्रांतिकारी भी हुआ करते थे वो यहाँ पे को उत्तराखंड की ओर से, ये जो है चंपावत के बिछुड़ ग्राम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 23वां, 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन के अवसर पर कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो यहाँ पे को कुमाऊं के कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे। और मित्रों, मैं हेनरी रैमजे के बारे में अन्य चीज़ें अगर आप लोगों को बताऊं तो जो हेनरी रैमजे थे, हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे, तथा आप लोगों ने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। और उन्हें हेनरी रैमजे ने जो है सर्वाधिक समय तक कुमाऊं में कमिश्नर के रूप में कार्य किया था, और उन्हें जो है कुमाऊं का राजा भी कहते हैं। किसको, हेनरी रैमजे को, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24वां, गढ़वाल की समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी की सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है इसकी स्थापना, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये जो है आपका मुकंदी लाल, ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी, मुकंदी लाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, मुकंदी लाल के द्वारा जो है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो मित्रों, कुमाऊं परिषद की स्थापना, वैसे जो है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊं तो जो ये कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था वो जो है किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 1916 में किया गया था। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था, कहाँ पे को, ये जो है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, कहाँ पे को हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जयदेव जोशी ने की थी, जो कि एक रिटायर्ड या फिर सेवानिवृत्त जो है प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल में सुधार और जागृति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए गिरजाशंकर नैथानी ने किस मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया था। तो गिरजाशंकर नैथानी के द्वारा गढ़वाली नामक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो फिर मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न है, कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध है। कुंजड़ी वन आंदोलन का जो संबंध है वो किससे, टिहरी राज्य से संबंधित है। किससे है, टिहरी राज्य से या फिर टिहरी रियासत से इसका संबंध हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर ख। आइए अब आगे बढ़ते हैं। खास पट्टी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन नहीं कर रहा था। तो खास पट्टी आंदोलन का जो नेतृत्व है यहाँ पे सदानंद और गैरोला नहीं कर रहे थे, बाकी बलवती देवी, भगवान सिंह बिष्ट तथा भरोसाराम इसमें शामिल थे, ठीक है। आइए मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। प्रश्न नंबर 29वां, 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस के जो कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड का नेतृत्व किया था। तो उत्तराखंड का नेतृत्व इसमें जो है किसके द्वारा किया गया था, 1919 के अधिवेशन में ये आपका उनके द्वारा क्या कहते हैं, मुकंदी लाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मुकंदी लाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो मित्रों आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30वां है,
टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन, देखिएगा टिहरी गढ़वाल में जो है, जो आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है, तो ये जो है भगवान ये, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसको कहा जाता है, गोपाल सिंह राणा को जो है आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, 1917 में गढ़वाल आए किस राष्ट्रीय नेता ने कुल्ली बेगार जैसी कुप्रथा के विरुद्ध जो है एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी थी? तो ये सलाह जो है किसके द्वारा दी गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32वां है, कुल्ली बेगार जैसी प्रथा से गांधी जी को अवगत कराया था? तो ये जो है बीटी पांडे के द्वारा किया गया था। देखिए दरअसल यहाँ पर कुल्ली बेगार का से तात्पर्य यह है कि जब 1921 में इसका अंत किया गया था, उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका अंत, कुल्ली बेगार प्रथा के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1921 से पहले यहाँ पे जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों से क्या किया जाता था? बेगार लिया जाता था। मतलब बेगार का मतलब ये है कि उनसे काम तो लिया जाता था, मगर उनको जो है काम के बदले क्या मिलते? पैसे नहीं मिलते थे। और तो ये जो है एक बहुत भयानक प्रथा थी। इसका अंत जो है 1921 में बागेश्वर में, बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में, तो वहाँ पे एक सरयू नदी और गोमती नदी का संगम है। तो सरयू नदी के किनारे जो है तत्कालीन वहाँ पे प्रधान, जिनके पास कुली बेगार का एक रजिस्टर होता था, वो रजिस्टर जो है कहाँ पे बहा दिया गया था? सरयू नदी में बहा दिया गया। ठीक है, तब जा करके इसका जो आंदोलन का जो श्रेय जाता है बीडी पांडे को जाता है। इसी कारण से बीडी पांडे को क्या कहते हैं? कूर्मांचल केसरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कूर्मांचल केसरी। किसको? बीडी पांडे को। ठीक है, अब अगला है, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में गांधी जी का आगमन किस वर्ष हुआ था? ताड़ीखेत में गांधी 1927 में आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा क्या। उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ को। प्रश्न नंबर 34 में देखिएगा आप लोग यहाँ पे को, प्रश्न नंबर 34 यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है? तो नेपाली भाषा का प्रभाव किस भाषा में पाया जाता है मित्रों? ये जो है अस्कोटी भाषा में। किस में पाया जाता है? अस्कोटी भाषा में इसका प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा पर तिब्बती का प्रभाव दिखाई देता है? तो तिब्बती भाषा का जो प्रभाव दिखाई देता है वो जोहारी भाषा में दिखाई देता है। ठीक, प्रश्न नंबर 36वां है, रुद्रावत स्लैश पुनाड़। ठीक है, रुद्रावत स्लैश पुनाड़ जो है किस जिले के प्राचीन नाम हैं? तो मित्रों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है ना, रुद्रप्रयाग। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भाषा को गोरख्याली भाषा के नाम से जाना जाता है? तो जो नेपाली भाषा है उसे गोरख्याली के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38वां है कि पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? तो मित्रों पूर्वी पहाड़ी की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? नेपाली है। कौन सी है? नेपाली। उसके बाद प्रश्न नंबर 39वां है। 39वें प्रश्न में यहाँ पे को, मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां हैं। तो दो प्रमुख बोलियां, एक गढ़वाली होगी और एक आपकी कौन सी होगी? कुमाऊनी होगी। तो इसका ए आंसर सही है मित्रों। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40वां। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जौनसारी। उसके बाद प्रश्न नंबर 41वां, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो यहाँ पे को डी, यहाँ पे नित्सु नहीं बल्कि इसको त्रित्सु कर लीजिएगा मित्रों। इसका सही आंसर डी हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 42वें में आते हैं। प्रश्न नंबर 42वें में है, नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो मित्रों जो नेपाली भाषा लिखी जाती है वो हिंदी की तरह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर 43वां प्रश्न है, नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती है? तो नेपाली में जो है जो ब्रिज भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती हैं। आइए मित्रों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, भूटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा है? तो ये जो है रंगलो भाषा है। ठीक है ना, और उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा की कोई लिपि नहीं होती है तथा कोई लिंगभेद नहीं होता है? तो इसमें जो है रंगलो भाषा में की कोई भी लिपि नहीं होती है और इसमें कोई भी लिंगभेद नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की किस बोली के तत्व नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, थारू बोली में। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवधी भाषा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अवधी भाषा।
उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा है? तो इसका सही आंसर है कौन? अमीर हसन, अमीर हसन। ठीक है, अमीर हसन ने जो है ब्रज बोली को ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42वां, ध्वनि व उच्चारण के आधार पर कुमाऊनी बोली को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कुमाऊनी को कितने भागों में बांटा जाता है मित्रों? ये 4 भागों में बांटा जाता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 49वां है, यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा होती है। तो यमुनोत्री माँ की जो शीतकालीन पूजा होती है, इसका ऑप्शन बी खरसाली। कहाँ पे को होती है मित्रों? खरसाली में होती है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 50वां, इसमें है सौर संप्रदाय के उपासक किसकी उपासना करते थे? तो जो सौर संप्रदाय के उपासक थे वो जो है सूर्य की उपासना करते थे। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51, मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? तो इसमें हमको किसका लोक साहित्य मिलता है? जौनसारी का लोक साहित्य हमें प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 है, किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाले देश की पहली विधानसभा है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 53, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से निर्मित बांध ये है कौन सा है? कालागढ़ बांध। कौन सा बांध है मित्रों? ये कालागढ़ बांध है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनाया गया है। और ये जो है जो पश्चिमी रामगंगा है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं मित्रों। किसे कहते हैं उत्तराखंड का पामीर? उत्तराखंड का पामीर जो है दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला, एक हथिया देवाल मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? यहाँ पे एक हथिया देवल मंदिर जो है अलमिया गांव में स्थित है। अलमिया गांव थल के पास में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेसंग लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है? आईटी पार्क जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस ये जो है कहाँ पे को की गई मित्रों? ये हरिद्वार में की गई है। फिर अगला प्रश्न, पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो कमल नदी को पुरोला घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। और जो पुरोला घाटी उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ से जो है PWG पेंटेड वेयर यानी कि चित्रित धूसर मृत भांडों की प्राप्ति भी होती है। इतिहास में हम इसे पढ़ते हैं। और तो ये किस नदी के किनारे है? कमल नदी के किनारे अवस्थित है। फिर मित्रों आते हैं हम लोग, मनेरा ताल स्थित है। तो मित्रों जो मनेरा ताल स्थित है, ये कहाँ पे को स्थित है? ये जो है उत्तरकाशी में स्थित है या उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो मित्रों उत्तराखंड में जो नगर निगम है उनकी संख्या है आपका कितना? इसकी संख्या 8। ठीक है ना। उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है? 8 नगर निगम हैं। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौपखिया मेला किस जनपद में लगता है? कौन सा मेला? चौपखिया मेला। तो चौपखिया मेला मित्रों पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सेन मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो झाकर सेन मंदिर जो है अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 61 में, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना जो है 30 अक्टूबर 2003 को की गई थी। ठीक, आइए हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, उत्तराखंड में मक्खन मेला कहाँ लगता है? तो मित्रों उत्तराखंड में जो मक्खन मेला है वो कहाँ लगता है? ये जो है द्यारा, ये आपका जो है कहाँ पे को लगता है? द्यारा बुग्याल में। ठीक है, कहाँ पे को लगता है? ये द्यारा बुग्याल में लगता है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में किया गया है? तो मूनाकोट ताम्रपत्र में जो है कटक और रंतगली दोनों का उल्लेख किया गया। तो इसका सही आंसर आपका ए और बी दोनों सही हैं, दोनों ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है बमन सुआल सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बमन सुआल जो सूर्य मंदिर स्थित है वो कहाँ पे को? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ठीक है, फिर अगला है, भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो भारत में जो चुनावी पद्धति की शुरुआत की जाती है, इसकी शुरुआत जो है 1892 में कब की गई है? 1892 में इसकी शुरुआत की गई है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 में देखिएगा, यहाँ पे को ये कह रहा है, भारत का शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में किस वर्ष से हटाया गया था? ठीक है, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में किस वर्ष से गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से कब हटाया गया? तो ये जो है 1858 के अधिनियम के तहत हटाया गया था, क्योंकि 1858 में जो भारत का शासन था वो किसके अधीन चला गया था? महारानी के अधीन चला गया था तब से। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर अगला, 1892 के अधिनियम द्वारा भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी?
ये कितनी कर दी, 6 सदस्य और बढ़ा दी गई थी, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई थी, 16 हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित हुआ था। यानी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम यानी कि किस कानून से उनको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है 1862 का जो वो था अधिनियम था, 1861 का जो अधिनियम था, ठीक है ना, 1861 के अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की वो प्राप्त हुई थी, ठीक, ताकत शक्ति। फिर अगला 69 क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ किया था। पोर्टफोलियो प्रणाली जो है प्रारंभ की गई थी। तो ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1859 में। कब की गई थी, 1859 में की गई थी, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त होता है। इनकी BOC पहले जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस टाइम पे एक 1700 उसमें क्या हुआ था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, लेकिन 1784 में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे। तो इसे कब समाप्त किया, ये पूछ रहा है आपसे। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका, 1858, ठीक है। कब, 1858 इसका सही आंसर हो, सॉरी, हाँ, इसका सही आंसर है, हालांकि थोड़ा सा 1 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम, ठीक है ना। 1858 के अधिनियम के तहत ही जो है इसको क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71, इंग्लैंड में भारतीय मामलों पर नियंत्रण के लिए भारत सचिव की नियुक्ति कब की गई थी। तो मित्रों भारत सचिव की नियुक्ति भी 1858 में की गई थी, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1919 के जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है इसके तहत किया गया था, ठीक। एक ली आयोग भी बनाया गया था 1925 में, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो ये किस में अनुपस्थित होता है, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। किस में, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 74 की तरफ को हम लोग बढ़ेंगे, क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में शामिल है या क्या शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है इसमें जो है केवल एक सूत्री जो है कोशिका का विभाजन इसमें शामिल किया जाता है, ठीक। फिर अगला प्रश्न नंबर 75 में बढ़ते हैं, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है तो कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 में बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सी होती है, गाइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है, गाइकोप्लाज्मा होती है। जैसे कि हम बस उन्हें अमीबा पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही आंसर माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ये है जीवन का भौतिक आधार होता है। 77 क्वेश्चन नंबर 77 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो है आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है आपसे पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, केंद्रक, ठीक। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ को, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, फिर ये कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल भी कहते हैं। मिट्टी मत पड़ेगा, इसको भित्ति पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य का भौतिक आधार, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। तो मित्रों यह मत किसके द्वारा दिया गया था, यह मत जो है हेक्सले के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होता है। तो मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु अनुपस्थित होता है, इसमें जीवाणु अनुपस्थित होता है, ठीक। फिर अगला 82 क्वेश्चन है, यदि रविवार के 165 डिग्री, रविवार को जो है 165 डिग्री पूर्व याम में उत्तर पर अवस्थित किसी स्थान पर समय जो है 11 बजे अपराह्न है, तो 165 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर या फिर पूर्वी देशांतर के अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा। तो इसका सही आंसर है मित्रों शनिवार होगा, और 11 बजे अपराह्न के 11 बजे होंगे वहां पे को, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 83, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है। तो मित्रों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर अवस्थित है। फिर ब्लू मून की घटना होती है,
तो ब्लू मून की जो घटना होती है, ब्लू मून परिघटना है जब एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं होती हैं, ठीक है ना। जब एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं होती हैं तब उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून की घटना कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फरवरी के माह में कभी भी ब्लू मून की घटना घटित नहीं होगी, क्योंकि दो पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतर होता है वो 30 या 31 दिन का होता है, जबकि फरवरी अधिकतम 29 जाती है। तो ध्यान रखिएगा, फरवरी के महीने में ब्लू मून की घटना कभी भी घटित नहीं होगी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी वस्तु को भारत से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो, ठीक है ना, तो क्या होगा पूछ रहे हैं, उसका आयतन बढ़ जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा, या उसका आयतन एवं भार दोनों घट जाएंगे, उसका भार घट जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर है सी, और उसका क्या होगा, इसका जो है आयतन और भार दोनों घट जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा में ग्रेविटी फोर्स होती है वहाँ पृथ्वी का 1/6 होता है। अतः वहाँ पे हम यहाँ से कोई 100 किलो की वस्तु ले जाएंगे, सॉरी 60 किलो की वस्तु अगर हम लोग ले जाते हैं तो वहाँ पे उसका भार कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। तो वहाँ पे भार और आयतन दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ को। 86 की तरफ को बढ़ेंगे। सर्वाधिक उपग्रहों एवं सबसे कम उपग्रहों वाला ग्रह है। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सर्वाधिक उपग्रह आपके बृहस्पति के होंगे, और सर्वाधिक सबसे कम उपग्रह किसके होंगे, पृथ्वी के होंगे, ठीक है ना। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने प्रतिभाग किया था। तो ये 1919 के अधिवेशन में, ठीक है ना, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रतिभाग किया हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक में कहा है। बाकी देखिएगा ये सारी की सारी गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, याद कर लीजिएगा इनको भी। तो अगला है घनश्याम दास बिरला, अम्बाला साराभाई तथा जो बालचंद हीराचंद हैं, इनमें कौन सी बात सिमिलर है, सामान्य थी। तो ये सभी, ये जो है भारत में समाजवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, ये भारतीय उद्योगपति थे, ये राष्ट्रवादी नेता थे। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। अच्छा मित्रों, आइए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आखिरी बस थोड़ा सा समय रह गया, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे आपका मनसुख लाल, ठीक है, मनसुख लाल नज़र जो है थे। जो ये आपको इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, इसको जो है गांधी जी के द्वारा 1904 में शायद से वो की गई थी, ठीक है। इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। फिर अगला है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से, ठीक है ना, निम्न मुसलमानों में से किसने, ठीक है, किसने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका M.A. अंसारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक। उसके बाद हम आ गए थे जलियांवाला बाग नरसंहार पर, ठीक है, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इस किसको सौंपा गया था, C.R. दास को सौंपा गया था, ठीक है। फिर चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है। तो हम सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है 96, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है। तो ये जो रखा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है। तो इसका सीधे सीधा आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य में जो है सिडोरोसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, सिडोरोसिस नामक बीमारी होती है। तो ये लोहे की, ठीक है ना, लोहे की, इसका सही आंसर है ए, लोहे की अधिकता के कारण सिडोरोसिस नामक बीमारी होती है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 99 में, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है, ये होता है आपका उच्च ज्वार, ठीक है ना, उच्च ज्वार। देखिए सबसे ज़्यादा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अगला है एडम्स ब्रिज जहाँ स्थित है उस जल डमरू मध्य का नाम है। तो जो पाक जल डमरू मध्य है, यहाँ पे को क्या है, एडम्स ब्रिज स्थित है। और ये जो है कहाँ पे को स्थित है, पाक जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका तथा भारत के मध्य स्थित है। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, जल डमरू मध्य से तात्पर्य होता है जब दो बहुत बड़ी जो वाटर बॉडीज होती है वो मिलती है और दो स्थलखंडों को क्या करती है, अलग करती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य करते हैं। तो मित्रों ये पेपर कैसा लगा, आप सभी लोग मुझसे मैं अपेक्षा करूँगा प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी अगर आंसर आप लोगों को किसी में भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। धन्यवाद।